रस्किन बॉन्ड आंग्ल भाषा के एक बहुत बड़े विद्वान लेखक है। उनकी किताबें बहुत पढ़ी जाती हैं। उनकी एक किताब अभी आई है, हाउ टू बी ए राइटर, क्योंकि वे स्वयं तो प्रथितयश सिद्धहस्त लेखक है ही, तो उन्होंने सोचा क्यों न आगामी आने वाली पीढ़ी को यह बताया जाए कि लेखक बना कैसे जाए। एक तो ओरिजिनली बन जाता है व्यक्ति, और कुछ तो गुण संवर्धन से भी बन सकता है। तो वो हाउ टू बी ए राइटर में वे लिखते हैं कि एक मुकाम, एक घटना घटती है जब राइटर्स ब्लॉक आ जाता है। राइटर्स ब्लॉक यानी कि जहाँ लिखना उस राइटर के लिए असंभव हो जाता है, यानी कि फिजिकल शारीरिक कारणों से नहीं, बल्कि वह एक विषय चुनता है लिखने के लिए। कथा हो, उपन्यास, कादंबरी हो या कोई ललित लेख हो, उस पर वह एक विषय चुनता है। लेकिन जैसे जैसे उस विषय में आगे बढ़ता है, प्रातःकाल उठकर लेखक लिखते हैं या कोई देर तक रात को भी लिखते हैं, पर बहुत करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर ही राइटर्स लिखते हैं, एकांत में, मौन में, और बहुत गहन चिंतन मनन के बाद ये लिखना प्रक्रिया होती है। तो जब वो होती है तो उस विषय में प्रवेश के बाद कुछ समय लिखने के बाद, कुछ प्रसंग लिखने के बाद वो राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, यानी कि वो दिग्मूढ़ हो जाता है। उसे कुछ सोचता नहीं है कि आगे क्या लिखे, कैसा इस विषय में और आगे बढ़े, कि ताकि जो पढ़ने वाले हैं, जो वाचक है, उनकी बिल्कुल मनोरंजन भी होता रहे, उनका ज्ञानवर्धन भी होता रहे, और उनकी जिज्ञासा और वाचन के प्रति लगाव टिका रहे। तो इसलिए वे रुक जाते हैं, लिख नहीं पाते, रुक क्या जाते। शारीरिक अक्षमता नहीं है, सोचने की, प्रेजेंटेशन की अक्षमता होती है, तो वह रुक जाते हैं। तो वे कहते हैं, जब क्या करता है लेखक, कि लेखक ने क्या करना चाहिए, दूसरा कोई विषय चुन के, दूसरे विषय में प्रवेश करके वह लिखना शुरू करना चाहिए, दूसरी कोई किताब। और जब कब आएगा ऐसा पता नहीं, लेकिन लाइटनिंग के जैसा कब एकदम घटना घटती है और उसे पुनश्च पहले का विषय जो चालू था लिखना, उसमें जहाँ पर वो रुक गया था, उस विषय में उसे आगे फ्लो चालू होता है, आगे प्रवाह चालू होता है। तो इस प्रकार ये घटना मैंने पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा, विपश्यना में भी कैसा होता है, छोटे शिविरों में तो नहीं, छोटे शिविरों में भी हो सकता है, कभी कभी दैनंदिन जीवन में जब हम साधना कर रहे तब भी हो सकता है। तो दीर्घ शिविरों में मगर ऐसा होता है कि साधक ध्यान कर रहा है, आनापान चल रहा है, आनापान चल रहा है। आनापान के दिनों में तो शायद नहीं होता, क्योंकि सांस देख रहे हैं, संवेदना का कोई प्रश्न नहीं है, और देखे तो भी दिखती है साधक को संवेदना, अनुभव ही होती दिखती, यानी कि हम दिखना कैसे कहते हैं, अनुभव होने के लिए। तो नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर फड़फड़, छड़छड़, कहीं जहाँ सांस छू रहा है उस जगह पर जलन या कुछ तीखापन या कुछ ठंडापन लगने लगता है, सांस बाहर आया। इस प्रकार जब होने लगता है तो ठीक है, लेकिन जब विपश्यना में प्रवेश करता है और कुछ दिन हो जाते हैं तो न जाने कैसे ऐसा हो जाता है, न संवेदनाएं मालूम हो रही है, कहीं शरीर पर कुछ नहीं मालूम हो रहा, न कोई विचार वितर्क चल रहा है, या मानस पटल पर कोई धम्म ने उसको पकड़ रखा है, ऐसा भी नहीं है। किसी धम्म के प्रवाह में बह रहा है, ऐसा भी नहीं है। सब्बे धम्मा वेदना समोसरना, तो धम्म नहीं चल रहा, उसको पता नहीं है। जैसे एक प्रकार की हम कहते हैं ना कैवल्य अवस्था, जब कहते हैं ना गुरुदेव केवल कुंभक, कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस रुक सा जाता है, वह तो घटना घटती है, सांस रुक सा जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई घटना नहीं, ऐसा लगता है विचार शून्य हो गया है मन, बिल्कुल विचार रहित हो गया है मन, लेकिन शरीर पर भी कुछ मिल नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं है। ये दिग्मूढ़ अवस्था है, ये मोह मूढ़ता की अवस्था है। इससे बाहर निकलने के लिए गुरुदेव फिर क्या कहते हैं, फिर सांस तेज कर लो, फिर विपश्यना से हम फिर आनापान पर आ जाते हैं। ये आनापान पर आना या सांस को देखना, या कोई डिग्रेडेशन नहीं है, या कोई नीचे की अवस्था नहीं है, बार बार इस अवस्था में आना पड़ता है। तो फिर सांस को कहा जाता है कि आप सांस का अनुभव करो, सांस भी नहीं मिल रहा तो फिर सांस तेज करो। फिर भी बहुत कठिनाई से साधक इस अवस्था में से जब वह स्थिति पर हो जाए, अच्छा आई है अवस्था, आई है, अब मैं जान रहा हूँ, उस वक्त के लिए
तटस्थ हो जाए, समता में आ जाए और जानता जाए कि बस अब क्या हो रहा है, शरीर पर कुछ नहीं है और मन में भी कोई विषय नहीं है, कोई आलंबन नहीं है, शरीर पर भी नहीं है, ऐसा हो रहा है और सांस चल रही है, क्या सांस भी नहीं मालूम पड़ रहा बस। पर उस अवस्था में भी जानकारी जो है, सजगता अवेयरनेस छूटे नहीं कि बस यह हो रहा है, कुछ आवाज़ सुनाई दे रही। 5 तो इंद्रियाँ हैं ही ना, तो उन पर तो कुछ न कुछ घटनाएं घटी रही है, उसे साक्षी भाव से जानता रहे। पर गुरुदेव का तो कहना यही है कि सांस तेज कर ले, सांस तेज कर ले, सांस तेज कर ले और उसे अनुभव करने की कोशिश करे। धीरे धीरे सारा अंग फिर से प्रज्वलित हो उठेगा, सब अनुभव होने लग जाएगा। मित्रों, कैसा है, जैसे ये भूमि देखते हैं ना, पृथ्वी तत्व मृणमय शरीर है कहते हैं गुरुदेव, वैसा ही ये पृथ्वी तत्व जो है सब, और वैसा ही हमारा शरीर भी वैसा ही है, बिल्कुल वैसा है। और उस भूमि के नीचे अगर आप प्राकृतिक भूमि देखेंगे, जैसी जैसी प्राकृतिक भूमि है ना, उस भूमि के नीचे जो है, ऊपर जो दिख रहा है वैसे ही उस भूमि के अंदर भी होता है। जैसे हम कभी कभी खेतीहर को, किसानों को मार्गदर्शन करना हो, कहाँ पानी है, तो हम कहते थे जहाँ ढलान है ना, ऊपर से यहाँ ढलान दिखी, ये प्राकृतिक रूप से। अब क्या हो गया, कितना विषाक्त तो हो गई है भूमि सब ओर। तो हमारा शरीर भी देखिए, जैसा बाहर हो रहा है वैसे ही अंदर घट रहा है। जैसे नदियाँ विषाक्त या बिल्कुल कचरों का अंबार लग गया है नदियों में, ब्लॉकेज आ गए हैं जगह जगह, वैसे शरीर में मानव के ब्लॉकेज आते जा रहे हैं। ये कंपैरेटिव आपको जस्ट बता रहा हूँ, लॉजिकल है या इमेजिनेशन भी समझ सकते हैं आप। इस प्रकार जैसी गंदगी नदियों में हो रही, वैसे हमारे शरीर की नस नाड़ियों में हो रही। जैसी गंदगी बाहर हम इस पर देखते हैं, वैसे ही शरीर में हो रहे। जैसे नासूर के यानी कि कचरों के अंबार बाहर देखते हैं, वैसे नासूर अंदर भी हो रहे। तो ये अंदर का जो है, शरीर के अंदर जो घटता है, तो वो ये भूमि के जैसा है। तो क्या होता है, हम भूमि को यहाँ देखते हैं कि हमें बोरिंग करना है, बोरिंग करना है तो फिर हम क्या, पानी के लिए बोरिंग करना है, तो तीक्ष्ण रूप से हम एक मशीन, ड्रिलिंग मशीन लाकर नीचे बोर करना शुरू कर देते हैं, बोर करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं कहीं तो जहाँ तक भूमि है, ऊपर की सतह की मिट्टी है, तो झट चले जाता है अंदर। फिर थोड़ा पत्थर लग गया, ब्लॉक आ जाता है, फिर अंदर जाता है। फिर और कहीं रेत लग गई अंदर नीचे भूमि में, तो वहाँ जल्दी जाता है, फिर ब्लॉकेज आ जाता है। फिर जहाँ पर ब्लॉकेज, एक प्रकार के हम जब साधना करते हैं तब भी ऐसा होता है ना, कभी कभी जल्दी से जल्दी हमें सभी जगह संवेदनाएं महसूस होने लगती है, और फिर कहीं देखते हैं कि नहीं अब तो संवेदना महसूस नहीं हो रही है। फिर आनापान पर आना, वहाँ पर गहराई से हमें तीक्ष्णता से, सूक्ष्म और तीक्ष्ण मन को करके गहराई से उसे छेदन करना है। तो आनापान मन को सूक्ष्म तीक्ष्ण करता है, तो आनापान करके फिर हम उसे बोरिंग करना शुरू कर देते हैं अंदर। फिर कुछ देर प्रस्तर लग जाता है, तो विचारों में प्रस्तर लग जाता है, तो मोह मूर्ता आकर विचारों में भी हम वो वितर्क में बहने लगते हैं। मोह मूर्ता है नहीं, प्रस्तर लग जाना यानी कि एक आधा कोई धम्म पकड़ लेते हैं, कोई विकार पकड़ लेते हैं और उसमें हम विचरण करने लगते हैं। तो ऐसा समझिए कि जो जहाँ तक हम ड्रिल करते गए पेनिट्रेटिंगली सूक्ष्म तीक्ष्ण हथियार से, वहीं पर वह हथियार फैल जाता है उस भूमि पर, प्लेट के माफिक सब तरफ फैल जाता है, और वहाँ उसमें हम विचरण करने लगते हैं उस विचार में। तो फिर हम वहाँ पर रुक जाते हैं। तो नहीं, वहाँ पर आनापान से छेदन के लिए उस अपने हथियार को और सूक्ष्म तीक्ष्ण करके और गहराई में पेनिट्रेट करना चाहिए, ताकि हम और गहराई में उतर सके और गहराई की सच्चाई देख सके। और सच्चाई को फिर अब क्या होता है, जहाँ पर वो प्लेट के रूप में हो जाता है, वहाँ से फिर अगर ऊपर आ गया तो वह सब नीचे के जितने विकार उठे हैं उसको ढककर उतने लेकर ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार यह भी उसी प्रकार की प्रक्रिया है। धन्यवाद।